आगे हम देखेंगे कि लोगों को स्किल देने के लिए करीब 1 दर्जन स्कीम कौन कौन सी चल रही हैं, एक मेक इन इंडिया और कुछ ईयरबुक टाइप के नए इनोवेशन आईपीआर प्रोटेक्शन के योजनाएं, और उसके बाद ये सर्वे का चैप्टर 7 एंड 11 और उसके बाद जीडीपी। सर्विस सेक्टर पूरे जीडीपी में ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है और भारत देश के टोटल लेबर फोर्स उसका 27% ये सर्विस सेक्टर में काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ 24% और ये अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि पूरे जीडीपी में 20% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जनता इज एम्प्लॉयड देयर। तो अगर सोचिए ये जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ी स्किल देकर हम लोग मैन्युफैक्चर में, सर्विस में अगर शिफ्ट कर दें, इट कैन हेल्प आवर इकोनॉमी इन 3 वेज। पहला फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम होगी। मान लीजिए एक खेत के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं और 400 किलो अनाज बन रहा है। अगर उनमें से 3 लोगों को मैं मार दूं और सिर्फ एक ही व्यक्ति बचे और अगले साल भी 400 किलो अनाज बने, उसका मतलब कि वो 3 लोग वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। ऐसे लोगों को शिफ्ट करके एग्रीकल्चर सर्विस में लाए तो क्वांटिटेटिवली अपना जीडीपी और बढ़ सकता है। सेकंड, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थर्ड, भारत की 65% जनता 35 एज से कम है, तो ये पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका महत्तम लाभ अगर लेना है देन यू हैव टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। मित्रों, आज़ादी के बाद फ्रॉम 50s टू 90s भारत के अंदर ये डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, कोई स्किल वाला कोर्स करते हैं, ऐसी लोगों में ज़्यादा जागरूकता और रुचि नहीं थी, बिकॉज बैक आगे चल के ऐसे कुछ नौकरी रोजगार के अवसर भी नहीं थे। सो दैट एंटायर जनरेशन इज कॉल्ड लो स्किल जनरेशन। अब ये साल 2005 के बाद से ही इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, डिग्री डिप्लोमा करेंगे, वो सब चलन आया है। बट ऐसे स्किल्ड लोग वो तो साल 2020 और उसके बाद ही वर्कफोर्स में एंटर होंगे, अभी तो वो छोटे बच्चे हैं। तो ये 2020 तक अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ये पुरानी लो स्किल जनरेशन वाले लोगों को ही थोड़ी और तालीम दे के आगे बढ़ना पड़ेगा। बस तो ऐसे ही सब विचारों के साथ साल 2008 में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री लेकर आई प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जहाँ पर ये बेरोजगारों को तालीम देंगे, स्किल देंगे और फिर जो भी उन्होंने लघु उद्योग शुरू करना है उसके लिए लोन पे सब्सिडी। और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये पूरी योजना का नोडल बनाया गया। आगे चल के साल 2009 में एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना है, जहाँ पर सरकार की मालिकी 49% एंड प्राइवेट सेक्टर 51%, ताकि एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में ये चल सके। तो ये एनएसडीसी कॉर्पोरेशन वाले सबको अलग अलग प्रकार की तालीम देते थे। फिर साल 2011 में ये एनएसडीसी संस्था प्लस होम मिनिस्ट्री प्लस कॉर्पोरेट जगत सबने मिलकर एक लॉन्च किया उड़ान मिशन, ताकि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तालीम देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन वहाँ तालीम के बाद प्लेसमेंट में बहुत मामूली पगार की नौकरियाँ मिलती थी, इसलिए कोई स्कीम को खास चाहक मिले नहीं। इसके अलावा मोदी सरकार की भी एक उड़ान योजना है, पूरे देश का आम नागरिक, वो आपको 2,500 में एयर यात्रा कराएंगे। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस 2 उड़ान्स। वो एविएशन वाली योजना भी पढ़ेंगे बट दैट इन 5th पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर साल 2011 तक का हमने समझ लिया। फिर मोदी सरकार आके उन्होंने स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई, एक अलग से पॉलिसी लेके आए। वैसे साल 2014 में ही मोदी ने बोल दिया था कि हम एक स्किल इंडिया मिशन करेंगे। फिर 2015 में बोला नेशनल स्किल मिशन। उद्देश्य है कि भारत के 40 करोड़ लोगों को साल 2022 तक कोई ना कोई तालीम दी जाए। साल 2022 तक एक और चीज़ करनी है, मैंने आपको पढ़ाया, किसानों की इनकम डबल करनी है। एनीवेज ये स्किल मिशन लागू करने के लिए एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग खत्म की तो सर्टिफिकेट, बैंक लोन, वो सारी चीज़ें। एंड क्लास 10-12 ड्रॉप आउट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये पूरी योजना लागू करती है स्किल मिनिस्ट्री। इट इज़ वन टाइप ऑफ कोर स्कीम, मतलब सेंटर स्टेट शेयरिंग क्या होगा, 60-40, 90-10। 2017 के बजट में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए करीब 3,000 करोड़ अलॉट किए गए, बट इग्नोर इट फॉर द एग्जाम। मित्रों, बजट में हर एक योजना में कितना डाला, बहुत बड़ी योजना हो तो ही तैयार करना, जैसे कि मनरेगा 48,000 करोड़, टोटल सब्सिडी बिल 2.72 लाख करोड़, फीजल डेफिसिट 3.2%। तो ऐसी सिलेक्टेड चीज़ें ही याद करनी चाहिए। हर एक योजना के ऐसे आंकड़े याद रखने गए तो एक तो ऐसा पूछते भी कम है और अगर पूछ भी लिया तो वो कुछ याद आने वाला है नहीं, सो इग्नोर। स्किल मिनिस्ट्री देखती है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अलावा भी ग्रामीण और शहरी लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हैं, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना एंड अर्बन के लिए अंत्योदय योजना। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको और क्लियर हो जाएगा।
अपनी 22 कोर स्कीम के अंदर एक है नेशनल लाइवलीहुड मिशन डैश आजीविका, जिसके दो कंपोनेंट है। पहला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कि ग्राम विकास विभाग देखता है, उसके अंदर भी सब कंपोनेंट में स्किल के लिए क्या, ग्रामीण लोगों को तालीम देने के लिए ग्रामीण कौशल योजना, नक्सल प्रभावित इलाकों में रोशनी योजना एंड जम्मू कश्मीर के अंदर हिमायत। आजीविका का दूसरा कंपोनेंट है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन लगाती है। यहाँ पर भी स्किल के लिए सब कंपोनेंट, जिसका नाम है अंत्योदय योजना। इसके अलावा भी एक दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जिसके अंतर्गत गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए और उनको बैंकों से लोन लेने के लिए मदद दी जाती है। बट दैट इज पार्ट ऑफ दिस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। सो डू नॉट कंफ्यूज दिस दीनदयाल अंत्योदय और ये अर्बन स्किल के लिए अंत्योदय योजना अलग। और ये सारी चीज़ें ऊपर तो आजीविका का कंपोनेंट है ना, आजीविका इस कोर्स की, मतलब ये सभी के अंदर क्या होगा 60-40 90-10 कॉस्ट शेयरिंग होगा। माइनॉरिटीज के लिए कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है वो समझने से पहले जरा थियरी देख लेते हैं। भारत के अंदर माइनॉरिटी कौन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंतर्गत की स्टैट्यूटरी बॉडी लिस्ट बनाएगी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। उस हिसाब से कौन कौन से लोग हैं, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। मैंने इनकी आबादी के बढ़ते क्रम में ही ये लिस्ट बनाया है। अब समझिए सभी माइनॉरिटीज़ की अपनी धर्म होंगे, संस्कृति, पोशाक, खान पीन, रहन सहन, तो वो सारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री लेके आई हमारी धरोहर योजना, जिसके अंतर्गत म्यूजियमों को पैसा दिया जाएगा इन सब की ये धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। कोई व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है ये सभी पर तो फेलोशिप में फंड दिया जाएगा। अम्ब्रेला स्कीम फॉर माइनॉरिटीज वो कोर ऑफ द कोर स्कीम में है और उसका ये कंपोनेंट है हमारी धरोहर। इसके अलावा साल 2013 में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री एक योजना लेके आई, जियो 4G नहीं, जियो पारसी, क्योंकि भारत में ये पारसी लोगों की आबादी 1 लाख से भी कम हो गई है। तो पारसी कपल्स की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार मेडिकल बिल उठाएगी। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये भी अम्ब्रेला स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, कोर ऑफ द कोर स्कीम और उसका एक हिस्सा है। राज्य सरकारों को भी अनुमति है कि वो चाहे तो अपने अपने माइनॉरिटी कमीशन बना सकती है, बट गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। बट माइनॉरिटीज आर नोटिफाइड। गुजरात में रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन सी? ऊपर वाली सभी, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, और 3 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं, सिंधी, मराठी एंड उर्दू। क्या कोई ऐसा राज्य है जहां पर माइनॉरिटी मेजोरिटी हो? हाँ, सेंसस 2011 के हिसाब से पंजाब के अंदर सिख लोगों की आबादी मोर देन 75%, महाराष्ट्र के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की आबादी 58%, फिर जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के अंदर मुस्लिमों की आबादी दी आर मेजोरिटी। साल 2005 में यूपीए सरकार ने जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई कि भारत के अंदर मुस्लिमों की सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस क्या है। उस हिसाब से साल 2006 में प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। आप शब्दों में फर्क समझिए, जस्टिस सच्चर कमेटी मेंट फॉर मुस्लिम ओनली, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम दैट इज फॉर ऑल माइनॉरिटीज। खैर, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL हुई कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम तो मेजोरिटी में है, फिर भी ये अलग अलग माइनॉरिटी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस दिया सेंटर और स्टेट को कि डिसाइड वेदर मुस्लिम्स आर माइनॉरिटीज इन कश्मीर और नॉट। तो भारत के अंदर कौन से ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर माइनॉरिटी मेजोरिटी है वो देख लिया। तो प्रश्न, ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है? सेंसस 2011 के हिसाब से ऐसे 8 हैं, मैंने लिस्ट दिया है। और द हिंदू कॉलमनिस्ट वो तो पूरे विश्व में ही माइनॉरिटी है, क्योंकि उनकी जो भी सोच है उसके साथ तो बहुत कम ही लोग फॉलो अप करते हैं। मित्रों, ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की अपनी आर्ट क्राफ्ट स्किल होती है, जैसे कश्मीरी लोगों की एम्ब्रॉयडरी, बंगाली मुस्लिम की जरदोसी, सिख लोगों की फुलकारी एम्ब्रॉयडरी या बुद्धिस्ट लोगों की ठंका पेंटिंग्स। पर ये सभी चीज़ें वो बनाकर बेचे, उसका आईफोन की तरह एकदम पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग किया जाए तो इन लोगों को ज़्यादा पैसा मिल सकता है और वो गरीबी से बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही आशय से 2015 में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, फिर NID, NIFT ये सब मिलके हुनर हाट जैसे ये मार्केट फेयर लगाएंगे, इन सबको ये मार्केटिंग वगैरह की स्किल देंगे और पूरी सिस्टम को बोला गया उस्ताद, दैट इज अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल इन आर्ट, रिसोर्सेज एंड गुड्स। इसके अलावा ये सब माइनॉरिटीज़ को लोन में पैसा चाहिए तो देर इज़ वन नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। खैर, अपना विषय मूल था कि स्किलिंग। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री स्किल के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाती है?
सीखो और कमाओ, जिसके अंतर्गत माइनॉरिटी व्यक्ति कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके ये कंप्यूटर, टेलरिंग काम, ये सब की स्किल ले ले और सरकार उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कोचिंग फीस का पैसा दे दे। ये पूरी योजना सीखो और कमाओ। इसके अलावा सेपरेटली बनाया गया एक मानस, दैट इज मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल, एक प्रकार का स्पेशल पर्पज व्हीकल है। मदरसा से पास होके बाहर आए बच्चे वो प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी कर सके, उसके लिए जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, अकाउंटिंग स्किल चाहिए वो सब देने के लिए एक नई मंजिल योजना, ताकि ये मदरसा पास आउट मुख्य धारा में वो भी नौकरी धंधा कर सके। माइनॉरिटी महिलाओं के अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए एक नई रोशनी योजना। माइनॉरिटी व्यक्ति भारत के अंदर ही एमफिल पीएचडी करना चाहता है तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, और अगर वो विदेश में जाके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पढ़ो परदेश योजना, जहाँ लोन सब्सिडी मिलती है। ये सारी योजना लागू कौन करता है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब सोचिए इन सभी योजनाओं में अगर यूआईडी आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया जाए तो क्या लाभ होगा। एक लाभ ये, कुछ एनजीओ अपने या रिश्तेदारों के नाम पे अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं और फिर एक ही लाभार्थी हर एक इंस्टीट्यूट में उसको तालीम दी ऐसा बोल के ढेर सारा पैसा सरकार से ग्रांट में लिया जाता है, तो वो पूरी लीकेज सिस्टम को हम रोक सकते हैं। फिर आप देखिए सीखो और कमाओ योजना का सेलिएंट फीचर क्या है। माइनॉरिटी व्यक्ति प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तालीम लेगा और ऊपर से सरकार फी का पैसा भरेगी। तो मित्रों, ये ग्रामीण कौशल योजना, अर्बन अंत्योदय स्किल वाली योजना, उन दोनों में भी सेलिएंट फीचर तो कुछ इसी प्रकार के हैं कि गरीब आदमी जाके तालीम लेगा और ऊपर से या तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री वो तालीम का पैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देगी। तो यहाँ बहुत सारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, लीकेज हो सकती है। इन सभी योजनाओं को मर्ज करके एक ही अगर योजना की जाए देन इट विल लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बेटर आउटकम्स। और सरकार का पैसा बचे ना बचे वो तो दूर की बात, कम से कम यूपीएससी एस्पायरेंट की मेहनत तो बचे, इतनी सारी योजनाएं तैयार ना करनी पड़े। खैर 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके अंदर 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम थी, जिसमें ये 5वें नंबर की योजना देखो, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, बस उसके ये कंपोनेंट है। ये सीखो और कमाओ देखो, उस्ताद देखो, नई मंजिल देखो वगैरह। कोर ऑफ द कोर स्कीम है, उसका मतलब कि पहले जो यूपीए सरकार के दौरान केंद्र और राज्य का कॉस्ट शेयरिंग चलता था वही मोदी सरकार ने कैरी फॉरवर्ड किया। जैसे कि सीखो और कमाओ दे इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो अब उस प्रकार से चलती है। तो फिर ये उस्ताद और नई मंजिल में कॉस्ट शेयरिंग क्या, अब हर एक का रिसर्च करने गए तो ना उतना याद रहेगा और ऐसा पूछे वो भी संभावना बहुत कम है, तो छोड़ो। खैर 2017 के बजट में नया क्या लेके आया स्किल के लिए, संकल्प और स्ट्राइव। संकल्प मतलब स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ नौजवानों को मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो कोई धंधा रोजगार नौकरी ले सके। बजट डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कोर स्कीम, उसके नीचे अम्ब्रेला स्कीम फॉर स्किलिंग, उसके नीचे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उसका एक कंपोनेंट बनाया गया है ये संकल्प योजना को। मतलब कॉस्ट शेयरिंग क्या, 60-40, 90-10, और कितना पैसा दिया, 4000 करोड़, बट दैट इज नॉट, इग्नोर इट फॉर द एग्जाम। दूसरी योजना स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। आईटीआई के अंदर ये प्लम्बिंग, वेल्डिंग की तालीम दी जाती है, उसको मोर लेटेस्ट बनाएंगे, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड। आईटीआई के अंदर जो ये प्लम्बिंग, वेल्डिंग और दूसरी तालीम दी जाती है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाएंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे कि अहमदाबाद आईटीआई एंड अहमदाबाद जीआईडीसी साथ में मिलकर ये लोग तय करें कि अभी इंडस्ट्री को किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, ऐसी तालीम देंगे। आगे चल के आईटीआई से जीआईडीसी के अलग अलग कंपनियों में व्यक्ति अप्रेंटिस के लिए जाए और फिर उसको प्लेसमेंट दिया जाए एंड सो ऑन। बजट डॉक्यूमेंट्स में अम्ब्रेला स्किलिंग स्कीम, उसके नीचे अप्रेंटिस वर्टिकल और उसके नीचे स्ट्राइव को लिखा गया। मतलब ये पूरा कोर स्कीम का हिस्सा है, तो 60-40, 90-10। यहाँ दोनों जगह पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए किए हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोदी सरकार की आदत है कि वो योजना का फैंसी एब्रीविएशन नाम पहले सोचती है, सेलिएंट फीचर तो बाद में लागू करती है। तो उस हिसाब से जब भी जो आए तो आप अपडेट कर लेना ये पावर पॉइंट। मित्रों, बेरोजगारों को तालीम देने के लिए क्या क्या योजना वो पढ़ लिया, बट बेरोजगारी होती क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एनएसएसओ की क्या क्या डेफिनेशन है, वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वाले लिंक पे खुद से देख लेना। भारत में लोगों को तालीम क्यों देनी है वो देख लिया, कैसे देनी है तो उसके अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग योजनाएं वो भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, वाई मेक इन इंडिया। 2015 के इकोनॉमिक सर्वे ने सुब्रमण्यम ने बताया कि कोई भी देश 3 तरीके से आगे बढ़ता है। एक होता है कि अपना जियोलॉजिकल रिसोर्सेज का फायदा उठाए, एनर्जी, मिनरल वेल्थ, जैसे कि सऊदी अरेबिया। दूसरा तरीका ज्योग्राफी का फायदा उठाए, मतलब टूरिज्म, जैसे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस।
बट ये टूरिस्ट इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं होती, इसलिए फिर आगे चल के ऐसे देश टैक्स हेवन बन जाते हैं। खैर वो पूरा दूसरा विषय है। तीसरा तरीका कि आप लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग से काम शुरू करें, फॉर एग्जांपल जीन्स, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग करें जैसे कि जेट्स। तो साउथ कोरिया और दूसरे ईस्ट एशियन टाइगर्स, चाइना, ये सब लोग ऐसे आगे बढ़े। कोई भी इकोनॉमी शुरुआत में होती है कृषि प्रधान, एग्रेरियन, उसके बाद लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू कॉलर जॉब्स, जीन्स मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा काम करते हैं। एंड लास्टली दे विल मूव टू जेट्स या सर्विसेज, मतलब हाई स्किल वाइट कॉलर जॉब्स एंड सो ऑन। एक अपना भारत देश ही ऐसा है कि एग्रेरियन से सीधा हमने जंप मार के सर्विस सेक्टर में कूद पड़े। इसका कारण ये था कि भारत के अंदर हर एक राज्य में विकास हुआ नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या याद करो, एड कर्स, रिसोर्स कर्स, पुअर गवर्नेंस। तो छिटपुट पॉकेट जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पर कुछ एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ गए और फिर उन्होंने ये आईटी, कॉल सेंटर, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। इतने सालों तक भारत के अंदर ये दर्जनों फैक्ट्री लॉज, लेबर लॉज, तो उनका कंप्लायंस कॉस्ट, फिर ईपीएफओ का रेगुलेटरी कोलेस्टेरोल, वो सबके कारण मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री लगाना, आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए भी विकास हो नहीं पाया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बेस में जो वैक्यूम रह गया उसको फुलफिल करने के लिए मेक इन इंडिया का प्रयोजन किया गया। वैसे तो दोस्तों साल 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में टारगेट रखे गए थे कि 2022 तक 25% ऑफ जीडीपी शुड कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 100 मिलियन लोगों को रोजगार दे देंगे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाएंगे, एज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे वगैरह वगैरह। बस मोदी ने यही सारी बातों को रीपैक करके बोल दिया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन और उसके नीचे ये मेक इन इंडिया के स्वरूप में सब लागू करेंगे साल 2014 से। कुल मिला के 25 सेक्टर पे फोकस करेंगे और 7 साल की स्ट्रेटेजी होगी, ऐसा इंडिया ईयरबुक 2017 बोलता है। अब ये 25 सेक्टर कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया है। हर एक क्षेत्र याद नहीं रखना, बस याद इतना रखना कि ऑटोमोबाइल, केमिकल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टाइप की चीज़ें भी हैं, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, इस प्रकार की सर्विस टाइप इकोनॉमी की चीज़ें भी हैं। ये सभी 25 सेक्टर्स जहाँ पर गुड्स भी हैं, सर्विसेज का भी उत्पादन हो रहा है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में नई कंपनी शुरू करनी है तो उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप याद करो, मैंने आपको कंपनी एक्ट के साथ पढ़ाया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो लेके आए INC 29 फॉर्म, एक ही फॉर्म भरेंगे आप और कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ट्विटर सेवा चलती है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति की मेरे बच्चे को हार्ट का ऑपरेशन कराना है और फिर सुषमा स्वराज हाय हाय इसकी मदद करते हैं करके। तो ऐसा ही कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी किया गया कि एक ट्विटर सेवा, आप ट्विटर के मार्फत से उद्योगपति प्रश्न पूछ सकता है, अपनी कंप्लेन का रेड्रेसल करा सकता है। ये सभी क्षेत्रों के अंदर IPR प्रोटेक्शन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, नए नए क्षेत्रों में FDI को और मंजूरी देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप याद करो, अमेजोन मार्केट प्लेस ई कॉमर्स वेबसाइट, तो वहाँ पर 100% ऑटोमेटिक FDI, ये सब ताकि भारत के अंदर उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, मेक इन इंडिया हो। आगे चल के 2015 में ये बोला गया कि साथ ही साथ हम मेक आउटसाइड इंडिया भी करेंगे, खास करके ये कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। विजुलाइज करिए, जीन्स का कपड़ा यहाँ पर बनाते हैं भारत में और फिर लाओस में भेज दिया और वो सिलाई करके जीन्स तैयार करे, फिर जाके अगर वो चाइना में भेजा गया तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, बिकॉज दे हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अगर भारत से सीधा जीन्स बना के चाइना में भेजा तो उस पर ज़्यादा ड्यूटी लगती है। सो लाइक दैट वी कैन रिड्यूस अवर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बाय दिस इनडायरेक्ट मेक आउटसाइड इंडिया। सो बेसिकली ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य ये था कि उत्पादन बढ़ाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करे। तो क्या सच में कुछ लाभ हुआ है? वर्ल्ड बैंक बनाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो आप पाएंगे कि भारत के रैंकिंग में वैसे तो सुधार हुआ है, बट जितनी जल्दी जल्दी जंप मार के ऊपर जाना चाहिए कि टॉप 10 या टॉप 50 में आना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। मित्रों, साल 2016 से यूपीएससी ने ऐसा भी ट्रेंड शुरू किया कि कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट बनाती है। तो ये कुछ संस्थाओं के मैंने इधर लिख दिए हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो UNCTAD, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा भी और हंगर रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन कौन तैयार करता है आगे ह्यूमन डेवलपमेंट 6th पिलर में वो सब पढ़ेंगे। अच्छा, लोगों को तालीम दे दी, मेक इन इंडिया भी करवा दिया, बट इनोवेशन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए क्या? वहाँ पर ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम देख लो, स्माइल देख लो, फिर इनोवेशन के लिए ये एम, सेतु और इंडिया ईयरबुक में दी गई अलग अलग IPR प्रोटेक्शन के लिए योजनाएं और संस्थान। साथ ही साथ ये स्टार्टअप कंपनियां IT सेक्टर में कैसे बनती हैं और उसके सामने इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्रिटिसिज्म, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये वाले लिंक पे देख लेना।
योजनाएं प्रीलिम के लिए काम की हैं और स्टार्टअप के खिलाफ क्रिटिसिज्म मेंस के लिए काम का है। इंडिया ईयरबुक 2017 में हमको ये आईपीआर इनोवेशन के बाबत कुछ और टर्म्स मिलती हैं, वो पढ़ लेते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री लेके आई SIPP, दैट इज स्कीम फॉर स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन, तो वो जब भी पेटेंट के लिए जो अर्जी डाले जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में पास करवाएंगे। HRD मिनिस्ट्री लेके आई UAV, वो उड़ने वाला नहीं बट उच्चतर आविष्कार योजना, तो ये HRD मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन IIT वालों को पैसा देगा और इनोवेशन करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम भी कुछ करेंगे, तो निधि लेके आए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, जिसके अंतर्गत अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह संस्थानों में बने प्रयास सेंटर के अंदर ये इंक्यूबेशन को प्रमोट करेंगे एंड सो ऑन। वापस आते हैं मेक इन इंडिया, उसके उद्देश्य सेलिएंट फीचर हमने देख लिया। नाउ क्रिटिसिज्म। गुजरात के अंदर 1/5 ऑफ द GSDP कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन वहां पर कुल कामदारों के हार्डली 120 आर एम्प्लॉयड। तो ये मेक इन इंडिया के नाम पे आपने अगर उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दे दिया तो सबको रोजगार मिल जाएगा, वो बात में कोई ज़्यादा दम नहीं है। फिर भी अगर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया गया तो हो सकता है कि केवल रिच स्टेट, कोस्टल स्टेट, वहां पर ही सारा विकास हो, क्योंकि इंटीरियर स्टेट के अंदर जो एड कर्स, रिसोर्स कर्स है, उसके सामने लड़ने के लिए तो यहाँ पर कोई नए कदम उठाए नहीं गए। थर्ड, भारत के अंदर एग्रीकल्चर से हमने सीधा जंप किया सर्विस सेक्टर में, तो बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी बना ही नहीं और कमजोर रहा। इट इज कॉल्ड प्री मैच्योर नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके परिणाम स्वरूप जो लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कभी बना ही नहीं। तो अब सीधा आपने मेक इन इंडिया पे जंप किया, वो कुछ ज़्यादा लाभ करेगा नहीं। एंड लास्टली, मेक इन इंडिया के नाम पे आपने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर भी लिया तो कोई विदेश के अंदर सब लोग खरीदेंगे, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए न केवल उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा बट साथ ही साथ चाइना खेल खेलता है ऐसे खेल करने पड़ेंगे। करेंसी अंडर वैल्यूएशन, लेबर राइट एक्सप्लॉइटेशन, पायरेसी, काउंटरफेटिंग, वो सब कुछ, तो वो करने की क्या आपकी सरकार की तैयारी है? इस अनुसंधान में मेंस पेपर 2 और पेपर 3 में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, फिर प्रीलिम खत्म हो जाए तो आराम से इन सब एंगल्स पे सोचना। मित्रों, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़े लोकेशन फैक्टर देख लें। गुजरात के अंदर आप पाएंगे कि सॉल्ट, सीमेंट, सी फूड इंडस्ट्री कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। टेक्सटाइल, डेयरी इंडस्ट्री लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जहाँ जहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो बाजू में कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है। वाई? क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल का इनपुट फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अगर पूरे देश के अंदर लोकेशन देखें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ज़्यादातर कोस्टल स्टेट में आपको पाई जाएगी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बाजू में ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है। वुलन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, सीमेंट, ऐसे ही उद्योग कोस्टल स्टेट में भी है, इंटीरियर स्टेट में भी है। तो इन सबके लोकेशन फैक्टर के कारण क्या है, मुख्य परीक्षा पेपर 1 के लिए ये पढ़ना है, तब mrunal.org/geography में जाना, एक पूरी लंबी आर्टिकल सीरीज है, आपको ये सारा माल मिल जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से अपना 4th पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग स्किल की योजनाएं वो देख लिया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 7, चैप्टर 11 पढ़ेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में ये GDP, इन्फ्लेशन वगैरह के इंडेक्स और वहाँ पर नोटबंदी की क्या असर हुई वो सब देखेंगे।